नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। कोई ना कोई वजह तो है कि बिज़नेस का प्रोग्राम है और आज भी सुपर हिट जा रहा है, लोग फिर भी देखते हैं। आप यकीन करें, बिज़नेस का प्रोग्राम 1 घंटे तक देखना बड़ा दिल गुर्दे का काम होता है, लेकिन आप ये प्रोग्राम देखेंगे रुपया पैसा, आपको इतना मज़ा आएगा, यकीन करो आपको फील ही नहीं होगा कि बिज़नेस का शो है। आपके दिल की बातें करूँगा मैं। क्या हुआ कि एक दफ़ा मैं एक शॉप पे गया, यहाँ गिजरी पे ना, गिजरी पता है आपको, पुराना इलाका कराची का। तो दुकानदार बहुत बिगड़ गए थे, जाहिर बात है, डिफेंस के लोग होते हैं, मेरी तरह के बर्गर पप्पू टाइप के, शीशा डाउन किया, हाँ मैं छू कहता है इतना, बस ले लिया। अब कुछ चीचड़ लोग होते हैं, वो जाके बोलते हैं यार 500 रुपया कम करो, तुम इतना महंगा बेच रहे हो। तो एक दिन मैं गया, मैं बहुत चिढ़ गया, मैंने कहा यार ये गिजरी के जितने दुकानदार हैं ये इतना यार तंग करते हैं, बस ये समझते हैं कि अगर कोई बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ तो उसको लूटो खाओ। तो मैंने जाते जाते सोचा बदवा देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अनजान पता क्या पता इंसान के दिल से आ निकलती है। मेरे दिल से आ निकल गई मेरे ख्याल उस दिन उनके लिए। तो वहां जो है एक पुल बन गया, और पुल बनने के बाद यकीन करो वो लोग खवार हो गए। अब लोग पुल के ऊपर से जाते हैं, गिजरी के दुकानदार पूरा दिन मक्खियां मारते हैं, किसी की आह न लो। ये मैं दुकानदारों को समझाता हूं। आज तक मैंने कोई प्लम्बर नहीं देखा, कोई 100 में से एक होगा तो ठीक है जो जिंदगी में तरक्की कर गया हो, लेकिन एक एक बाथरूम के लाखों रुपए लेते हैं लोग बनाने के। इलाकों में लाखों रुपए लेते हैं, इलाकों में बाथरूम बनाते हैं 1 लाख रुपए लेते हैं ये लोग। लेकिन आपको प्लम्बर कोई अमीर नहीं मिलेगा, नेवर। इलेक्ट्रीशियन आपको हमेशा मिलेगा अपनी बाइक को किक ही मार रहा होगा, या फिर आपको मिलेगा मेन रोड पे टेढ़ा करके। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। कारपेंटर आपको ख्वार मिलेगा, हालत उसकी ऐसी होगी, भले लाखों रुपए का फर्नीचर बेचता, बुरा ना मानना, 100 में से कोई एक होगा तरक्की कर गया। कार का मैकेनिक, बाइक का मैकेनिक। इन बाइक वालों को तो छोड़ दो यार, बाइक वालों को भी इतना तंग करते हैं यार, इनसे भी पैसे मार लेते हैं यार। फिर भी आप देखो उसकी हालत वही होगी। 50 साल से दुकान लगाई होगी, अपना बच्चा भी मैकेनिक बना दिया होगा उसको। यह क्यों है, किस लिए है? भाइयों, नियत आप लोगों की साफ है। मिन हैसल कौम, टैक्सी ड्राइवर होवे, मेहनत कश हो, मजदूर हो, आपको मैं बताऊं, आप ठेकेदार के पास जाएं, उसको आप ठेका दें, 1 दिन में काम करेगा। दिहाड़ीदार को दिहाड़ी दें, वो 1 महीने तक लगा रहेगा। दिहाड़ीदार को तो घर में घुसाओ नहीं, वो आपके बच्चों की शादी करवा के जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, इजाज भाई सही बता रहा हूं आपको। दिहाड़ीदार से घर कभी नहीं बनवाना, हमेशा ठेकादार को टेका देना। और ठेकादार कितने पैसे रखता है ये तो आपको कोहिस्तान के ठेकादार से पता ही लग गया होगा। उसके पास जो गाड़ियां निकली हैं वो तो अमीरों रईसों के पास नहीं, अरमगान के पास ऐसी गाड़ियां नहीं थी जैसे उसके पास। अच्छा, मैं ऐसा हूं ना, मैं एक बात पकड़ लूँ ना, यकीन करो घसीट घसीट के जब तक मामला अपने इख्तिताम पे ना पहुंचे मैं उसको खींचता रहूँ। सीपैक, अली नासिर वो अकेला मर्द का बच्चा था जिसने सीपैक के मौजू पर सच बोला। अल्लाह का करम, मेरी बात सही निकली। रिको डिक, आपको पता होगा, एक सोने की कान निकल आई। टके का सोना पाकिस्तान को नहीं मिला, हम भिखारियों की तरह घूम, मतलब अपनी बात करो, हम आज तक अपने बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, तो मुझे सोने की कान का क्या लेना देना मेरा भाई? व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? सही है, मेरे साथ ये बातें नहीं किया करो। अरमगान का मसला पकड़ लिया, रोज छेड़ता रहूंगा तुम्हें, तुम लोग भूल जाओगे। लेकिन आज मैंने बात करनी है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो स्टॉक एक्सचेंज को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। नाजरीन, आपको पता होगा, चीनी वाला बाबू मेरा गाना लगा दो, चीनी वाला बाबू मेरा गाना लगा दो। आपको चीनी इन्वेस्टर लेकर आप आए थे, चाइनीज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब आएंगे तो स्टॉक एक्सचेंज हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज हमारा नहीं बढ़ा, और अगर बढ़ा भी तो बड़ी देर में बढ़ा। मार्केट कैपिटलाइजेशन उसी जगह है। मुझे याद है जब मैं पढ़ रहा था, पढ़ाई करता था, एमबीए में पढ़ रहा था, पूरा दिन स्टॉक पर तहकीक करता रहता था। जब मैं लोगों को बोलता था स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाओ, लोग बोलते थे यार ये तो जुआ है। मैं बताऊं, मैं लोगों को बताता था, मैं कहता था मैं स्टॉक एक्सचेंज करता हूं और सीखता हूं, पढ़ता हूं। कहते ये तो जुआ है स्टॉक एक्सचेंज। ये आपको 20 साल पहले की बात बता। ऐसी सीपी वाले अब तो वो रिटायर हो गए, सब बेचारे कहां गए किधर गए क्या पता, कुछ लोग हयात भी हों मुझे पता नहीं। ऐसी सीपी वाले स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक वालों से ऐसे भागते थे
कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसी निगाहों से देखते थे स्टॉक वालों को जैसे स्टॉक एक्सचेंज वाले चोर हैं। अब वो नहीं रहे, दुनिया में ही नहीं रहे वो लोग, बहुत सारे बूढ़े हो गए। पाकिस्तानियों को वैसे भी उम्र कम होती है, माँ बाप की खिदमत भी नहीं करते और कम हो जाती है, इंसानियत की खिदमत भी नहीं करते और कम हो जाती है। खैर छोड़ दो, मेरे मुंह से बातें नहीं सुना करो, मैं सच बोलता हूं। कौम की इस्लाह करना हदीस है, हदीस अंबिया है कौम की इस्लाह करना। तुम लोग भूल गए हो, मैं क्या करूं? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल अगर तुम भूल गए हो। इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा नफरत तुम लोग सच्चे आदमी और सच से करते हो। सच बताओ, दिल की बात बोलो, झूठ बोल रहा हूं? सबसे ज्यादा नफरत इस मुल्क के अंदर अगर आप किसी से करते हो तो सच से करते हो, सच्चे आदमी से करते हो। स्टॉक के बारे में जब भी मैंने सच बोला, लोगों ने मुझे बुरा भला कहा। मैंने कहा यह मार्केट के अंदर साइंटिफिकली ये ग्रोथ आनी नहीं चाहिए। जीडीपी ग्रोथ 2.5%, मार्केट डबल हो गई। यार या तो तुम लोग बहुत बड़े हो या मैं बहुत बड़ा हूं। ठीक है, कौन बड़ा हूं यह आपको पता है, टीवी पे मैं कह नहीं सकता, फैमिलियां देखती हैं, वरना फैमिलियां ना देख रही होती तो मैं तुम लोगों को बताता। मैं एक बात बता रहा हूं ना आपको, यार कैसी आप बातें कर रहे हो? यू आर स्टूपिड पीपल। 2.5% आपकी जीडीपी ग्रोथ है, आप बोलो मार्केट आपकी डबल हो गई। टेल मी कैसे हुई? किसी के पास कोई जवाब नहीं। आए बाएं शाएं ढाएं ये वो। देखो एक बच्चा है, उसको घर पे आप खाना नहीं दे रहे हो और वो तंदुरुस्त होता जा रहा रोज, इसका मतलब फिर वो उसने अपने से बड़ी उम्र के दोस्त बना लिए। क्या बातें कर रहे हो यार? यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। क्या बातें कर रहे हो आप लोग? 2.5% जीडीपी ग्रोथ के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज डबल हो रही है, एसईसीपी आंखें बंद करके बैठी हुई है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। व्हाई यू आर नॉट एप्रीहेंसिव? आपको नोटिस देना चाहिए एसईसीपी को, एक खत देना चाहिए कि 2.5% जीडीपी आई, मार्केट कैसे इतनी ग्रो हो गई? अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू। और भाईजान इंग्लिश मुझे तुम लोगों से ज्यादा आती है, तुमसे ज्यादा पढ़ाई की है मैंने। यकीन करो सच मेरे रास्ते में आड़ बन गया इस मुल्क के अंदर। आखिरत में अल्लाह ताला मुझे इसकी कामयाबी देगा, लेकिन इस कौम के अंदर सच बोलना मेरे आड़े आ गया, क्योंकि आप लोगों को तो झूठे पसंद है, सच बात आपको पसंद नहीं। डिविडेंड्स, एसटीपी, पीडीपी, डीडीपी, जीडीपी, जीडीपी, 10 साल पूरा दिन एनालिस्ट को बुलाते रहे, बताओ स्टॉक एक्सचेंज क्यों चढ़ा है? बोला पीएसडीपी, एसडीपी, डीडीपी, जीडीपी। इस दफा तो भाई आईएमएफ ने कट कर दिया पीएसडीपी। बताओ, आईएमएफ ने पीएसडीपी कट कर दिया, डेवलपमेंट फंड कट कर दिया। अब सीमेंट ऑफटेक कैसे होगी? आए बाएं शाएं हाएं हाएं। सर ये बातें जो है ना, ये उनके साथ किया करो जिन्होंने पढ़ा लिखा ना हो। लेकिन मैंने अब देख लिया है कि इस कौम को सच से नफरत है, सच नहीं पसंद इन्हें, और सच्चा आदमी भी नहीं पसंद। तो जिन कौमों को सच ना पसंद हो और सच्चे लोग ना पसंद हो, उनका तारीख में और मजहबी पस मंजर में क्या हाल हुआ ये आप खुद देखेंगे। इंटरनेट पे चले जाएं, लाइब्रेरी में तो आप लोगों ने कभी जाना नहीं। मजहबी किताबें हर किसी के घर में होती हैं, लेकिन आप खोलते तो कभी हैं नहीं। तो आप चाहें उन्हें पढ़ लें, इंटरनेट पे जान लें कि जो कौमें सच और सच्चे आदमी से घबराती हों, उनका फिर तारीख में क्या हाल हुआ। अल्लाह ताला आपको बार बार आसार दिखा रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, पत्थरों के सैलाब आ रहे हैं तुम्हारे यहां, तुम लोग बोल रहे हो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्थर आ रहे हैं, सैलाबों में पत्थर आ रहे हैं, शहरों में सैलाब आ रहे हैं, और तुम लोग कह रहे हो हमें पता नहीं लग रहा। अभी भी अपनी आंखें खोल लो, फिर बाद में मत कहना। आज मैं बड़ी सख्त गुफ्तगू करूंगा। उसकी वजह यह है कि पहले जो थी ना, बड़ी घबराहट थी। उसकी वजह यह है कि हम कोई भी सवाल इकोनॉमी के बारे में पूछते थे, हमें कहा जाता था ये वो फलां। अब तो भाई उन तमाम लोगों को सज़ा भी मिल गई जिन्होंने मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की थी। तो अब मामला ख़त्म हो गया। अब हम सब पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अब थोड़ा मैं जज्बा जगाऊंगा आप लोगों का। भाई इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टर सेफ्टी एसईसीपी की ये जिम्मेदारी है। मार्केट रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, एसईसीपी कुछ नहीं कर रही मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ, मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ। 2.5% जीडीपी रेट। भाई अगर कोई सुन रहा है तो भाई जागे। मैं फिर इसका मतलब है जैसे ताजिर सनतकारों ने भी बराह रास्त रब्ता किया ना, फिर हम भी मजबूर हो जाएंगे, हमें भी बराह रास्त रब्ता करना पड़ेगा उनसे के जो लोग फैसले करते हैं कि सरमायाकारों के सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉक में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। बाद में ब्रोकर हमें मुंह नहीं देगा, वो बोलेगा जी मार्केट है, मार्केट में रिस्क है, आपने पैसा लगाया। पहले तो हम एक पाई भी लगाते थे तो जनाब एसईसीपी बताता रहता था ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, कैश मार्केट होनी चाहिए। मेरे साथ बहुत अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब ज़फ़र मोती साहब। वेलकम करूंगा आपको शो में। ज़फ़र मोती साहब,
थैंक यू जी। जफर मोती साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज के प्रोफेशनल भी हैं, इसके अलावा स्टेक होल्डर भी हैं और माजी में मेंबर भी रहे हैं, आम उहदों के ऊपर फाइज भी रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। जफर मोती साहब, मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ। आप लोग रोते रहे, शोर मचाते रहे कि जो ये कंटिन्यूस फाइनेंसिंग सिस्टम है या जो भी सिस्टम है जिसके ज़रिए फाइनेंसिंग दी जाती है मार्केट में, ये आने दो, तो तब SECP जो है वो आपको अजीब व गरीब निगाहों से देखती थी, ये मार्केट में रिस्क प्रोफाइल बढ़ा देगी वगैरह वगैरह। आप लोग बोलते थे जी फ़लानी चीज़ कर दो, फ़लानी चीज़ कर दो, डेप्थ ले आओ, विड्थ ले आओ। SECP कहती थी कि जी मार्केट जो है उसमें रिस्क जो है उसकी मिटिगेशन, ये हमारा मकसद है, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन हमारा मकसद है। अब SECP क्या इन्वेस्टर की हिफाजत नहीं कर रही? अब रिस्क प्रोफाइल आप लोगों का कहाँ गया? अब उनको कोई परवाह नहीं है कि मार्केट के अंदर रिस्क कहाँ खड़ा हुआ है और काम क्या हो रहा है। अब बस पतंग उड़ाई जाओ, मज़े लिए जाओ। ये मुझे समझ में नहीं आई। SECP के पहले तो अप्रोच ये होती थी कि 2005 में जब पहली दफ़ा आपका इंटरव्यू लिया था मैंने, तो लोग बोलते थे जी स्टॉक का काम क्यों कर रहे हो, ये तो जुआ होता है, सट्टा होता है। आज बच्चा बोलता है मैं स्टॉक का काम कर रहा हूँ तो लोग बोलते हैं मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल रहा है। समझ नहीं आ रही मुझे क्या हो रहा है। एटीट्यूड चेंज हो गया है। एटीट्यूड जो चेंज हुआ है वो इसलिए हुआ है कि जब हमको हमारा बदले का जो सिस्टम था बड़ा अच्छा चल रहा था, लास्ट सेंचुरी से चल रहा था, यानी 1950 से। तो वो जो उसका असर और रसूख इतना था कि वो जो है उसको कॉपी किया चाइना ने जब उन्होंने अपनी मार्केट खोली। इधर अगर कोई क्राइसिस आता है तो फिर आपको पता है ना, रोड ही बंद कर देते हैं, यानी वो। तो उन्होंने क्या किया, जो उस टाइम के थिंकर्स थे रेगुलेटर में, उन्होंने कहा भाई बंद करो सब चीज बंद करो, बबल बन जाता है, ये बन जाता है। और मैंने कई मरतबा आर्ग्यू किया कि आप चलो नया कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम ला रहे हो, उसमें अगर बबल बनने का है तो यूआईएन नंबर से कनेक्ट कर दो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से, कि कोई भी ये कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम को यूज करेगा तो उसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा जितना उसका यूजेज बढ़ेगा। यानी उसके मार्जिन कॉल्स 25, 50 और 75 तक रखो। तो उससे क्या होगा कि इंडिविजुअल जो है वो इंडिविजुअली अगर काम करेगा डिफरेंट लोगों में, तो वो देखेगा कि मैं इस बबल का हिस्सा बन रहा हूं, तो वो फौरन कम कर देगा अपनी बिजनेसेस और कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम को। एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ जफर मोती साहब, पंजाब की पार्टियां स्टॉक एक्सचेंज में आ गई हैं। तो जब तो तक आप खा रहे थे तो मसला था, जब वहां की पार्टी, मैं खुद भी पंजाबी हूं बाय द वे, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि ये जब पंजाब की पार्टियां आ गई तो अब ठीक हो गया स्टॉक एक्सचेंज। अब जुआ नहीं है, अब बहुत अच्छा है, अब बहुत प्यारा है। पहले जब कराची वाले खेल रहे थे तो ये बहुत बुरा था, जुआ था, सट्टा था। ये बात है, ये बात है। तो भाई मैं एटीट्यूड मतलब ही ये है कि मेरा एक्सेंट अच्छा नहीं है पंजाबी वाला, आटोट्यूड हो गया, एटीट्यूड की जगह आटोट्यूड हो गया। अब वो जो है वहां से भी है, तो उसमें काफी लोग इन्वॉल्व हैं। फिर इंटरनेशनली प्रेशर भी आया ना SECP को कि भाई ये जो है अब ये सब, जब मेमन खेल रहा था तो ये रिस्की इन्वेस्टमेंट थी। जब मेमन खेल रहा था तो बदला बुरा था। जब मेमन खेल रहा था तो कैश मार्केट होनी चाहिए। जब मेमन खेल रहा था तो ये हाई रिस्क प्रोफाइल मार्केट होती है, इसमें बैंक भी पैसा नहीं लगा सकते, ऐसा हमें कहा जाता था। अब जो है ये बहुत अच्छी मार्केट बन गई है। ये एटीट्यूड का मामला है, एटीट्यूड का मामला है, मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये मार्केट बहुत अच्छी हो गई। देखो आप समझ तो गए हो। अब ये है कि फिर इंटरनेशनली भी आया ना प्रेशर कि आप आइसोलेशन में मार्केट को सिर्फ कैश क्रॉप पर नहीं चला सकते हो। दूसरा, अगर कोई और सूबे से इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इसमें बुराई क्या है? अगर वो मैंने नहीं कहा बुराई, तो है? मैंने कहा है मुल्क सबसे पहले होता है, सूबों से आगे मुल्क है, लोगों से आगे मुल्क है। मैं नहीं कह रहा भाई, आपकी नेशनल गाइडलाइन ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा। मैं तो कहता हूं इसका फायदा हर कम्युनिटी को हो रहा है ना। अगर पंजाब से इन्वेस्टमेंट आ रही है तो क्या पहले तो SECP आपके छींक मारने पे नोटिस इश्यू कर देता था इन्वेस्टर इंटरेस्ट में। इन्वेस्टर इंटरेस्ट की कौन सी नोटिफिकेशन अभी तक आई है, मुझे जरा बताइएगा। मैं बड़ा मासूम बच्चा हूं कि लोगों को आगाह किया गया हो, अखबार में कोई नोटिस आया हो कि GDP ग्रोथ रेट 2.5% है, स्टॉक एक्सचेंज डबल हो गया, एहतियात करें वरना आपका पैसा जाएगा। ऐसा कोई चीज नहीं आ रही है क्योंकि अभी तक कोई किस्म का बबल नहीं बना है। दूसरी बात ये कि अभी भी 90% बिजनेस तो कैश पर ही हो रहा है ना, और इन्वेस्टमेंट आ रही है
तो फिर हर कम्युनिटी को फायदा हो रहा है तो सब खामोश हैं। दूसरा आप देखो कि अब तो एससीसीपी को और नए ऑर्डर्स आ रहे हैं कि क्रिप्टो खोलो, ये खोलो, वो खोलो। तो आप जो कॉन्फ्रेंस हुई है क्रिप्टो के लिए, वो आप टीवी पर देखे हैं आपने, उसमें वो स्टेट बैंक कंफ्यूज है, एससीसीपी कंफ्यूज है कि हम इसको हैंडल कैसे करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। आपने वो इंग्लिश की फिल्म देखी, एकेडमी अवार्ड विनर है, उसका नाम है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। पाकिस्तान के अंदर वी नीड न्यू विजन, यंगर पीपल, यूथ। मेरा ऐसा ख्याल है मेकिंग पॉलिसी। देखिए यहाँ पर नए नए जेम्स ब्रॉलिन आ गए हैं और वुडी हेरल्सन भी आ गया है, और कोन ब्रदर्स की कोई फिल्म भी, किसी को अगर कोई चीज समझनी हो उस इकोनॉमी का या उस बिजनेस का या उस मुल्क का, तो कोई मूवी भी कोन ब्रदर्स की नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तो यहाँ तक बोलूंगा। दूसरी बात ये कि आप जो अब नया एटीट्यूड आया ना, उसमें मूवमेंट ऑफ कैश या मूवमेंट ऑफ चेक या मूवमेंट ऑफ मनी ट्रांसफर इतनी स्पीडी हो गई है कि अब जरा से अगर 1 घंटा कहीं से लेट होता है तो परेशानी फौरन नजर आ जाती। जब ये नहीं था और जब इन्होंने कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम को एटीट्यूड बैन की आप किया। बात करते हैं जफर मोती साहब, जरा मैं मासूम सा बच्चा हूं, आपके दोस्त शाहजेब बादामी जैसा, तो मैं मासूम सा बच्चा हूं, आपसे एक मासूमाना सा सवाल पूछूंगा। 1 साल पहले तक तो जो क्रिप्टो का नाम लेता था उसको कहते थे कि साहब पकड़ लेंगे, उसको ठुड्डे मारेंगे, जूते मारेंगे, उसको पकड़ के अंदर कर देंगे, ये कर देंगे, उसके खिलाफ फला मुकदमा बना देंगे, फला मुकदमा बना देंगे। आज जो है वो 2-2 दिन के अंदर क्रिप्टो की वो जनाब लेजिस्लेशन पास हो रही। एटीट्यूड नहीं होता सर, ये मान जाओ मेरी तो बात, भाई ये मैं आपको मुफादात कह तो होते रहा हैं, ये हूं एटीट्यूड कि, नहीं होता। अब्बा जान ने इस दफा भी अपनी जो टीमें गई हैं उनको कहा भाई क्रिप्टो खोलो, क्योंकि अब्बा जान का बहुत इन्वेस्टमेंट उसमें है। अब्बा जान 3-4 मार्केटों में तो नहीं, 25 मार्केटों में खेले हैं जब ट्रेड टैरिफ लगाया था, और अभी भी खेल रहे हैं। तो वो जो है वो जब कोई चीज को कहते हैं तो यहाँ वालों को मानना पड़ता है ना, आखिर मजबूर है। आप देखिए आप कि पहले क्रिप्टो का वर्ड, जैसे बिल्कुल सही कहा आपने कि वर्ड यूज अरे करें भाई तो मना उस टाइम आ था, जाती थी। हम मना था, अगर आप बोलें तो कहते थे आप तशहीर कर रहे हैं क्रिप्टो की। अब सारी दुनिया में जाकर आप मिल रहे हैं, इक्वाडोर के सदर से मिल रहे हैं, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। भाईजान पाकिस्तान के अंदर माइनिंग इज नॉट प्रैक्टिकल। कल क्रिप्टो ओ में भाई, बिटकॉइन अगर इक्वाडोर नीचे गिर कहाँ गया, से हाउ इज आया? यही माइनिंग तो प्रैक्टिकल? आपको ये एक्सप्लेन क्यों किसी ने अभी तक मुझे नहीं किया कि इक्वाडोर से हमारा क्या ताल्लुक था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। सारा समझा दूं क्या? इक्वाडोर कौन सा है मुल्क और क्यों है, और हमारा इसका इकोनॉमिकल ताल्लुक क्या है, और हम इनसे, इनकी तो मेरे ख्याल में एम्बेसी भी यहाँ नहीं है, आई बिलीव। इसका ताल्लुक ये है कि हमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने बता दिया है कि हमारे मुल्क के अंदर रियल वर्ल्ड एसेट्स और एसेट क्रिएशन का प्रोसेस बहुत स्लो होगा। हमारे यहाँ कैपिटल बहुत है लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। सिर्फ क्रिप्टो के ज़रिए ही हम एसेट क्रिएशन कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि दिनों के अंदर कानून पास हो रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पर एक और वाक़या भी पेश आया, आपको पता होगा कि अब पता नहीं हकीकत है या नहीं है, लेकिन मीडिया गालिबन सीव्यू पर मौजूद थी और गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था जो बगैर नंबर प्लेट या जो भी मामला, ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी और पता ये लगा कि एक गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के एक सरकारी इदारा जिसकी जिम्मेदारी मुल्क के अंदर टैक्स इकट्ठा करना है उसके स्टिकर लगा हुआ था। ठीक है, इस तरह की मुठभेड़ हो जाती, लेकिन जिस तरह से मीडिया पर्सन को उसने 2 टके का आदमी कहा, मेरे दिल को लगी। लेकिन हैरानगी मुझे ये हुई कि मीडिया के लोगों को इस तरह सरेआम सोशल मीडिया के ऊपर 2 टके का कहा गया और प्रेस क्लब में खामोशी, सन्नाटा, हू का आलम। और ख़ास तौर पे चूँकि ये बिज़नेस से मुंसलिक चीज़ है और मैं भी एक बिज़नेस मीडिया पर्सन हूँ, तो मैं इस चीज़ की शदीद मज़म्मत करता हूँ। इस तरह के अल्फाज किसी को भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। सरकारी मुलाजमीन को भी कभी मीडिया पर्सन के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे होते हैं और आज जो है जैसे मैं भी ज़िम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। और आज स्टॉक एक्सचेंज 24 जुलाई ग्रैंड ऑपरेशन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हो रहा है। और वजह यह हो रही है कि नाजरीन इतने साल हो गए लेकिन इस मुल्क की मईशत जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मुनहसिर है, हमें बताया ये जाता है, उसकी ग्रोथ हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ ज़फ़र मोती साहब से, ज़फ़र मोती साहब, ये चेंज ऑफ एटीट्यूड जो है ना, अगर मुल्क की इकॉनमी के लिए आप करो ना, 100 बिस्मिल्लाह, मैं आपका माथा चूम लूँगा। लेकिन ये इस तरह से नहीं हो सकता
कि एक दिन एटीट्यूड कुछ और हो, अगले दिन एटीट्यूड कुछ और हो. दिस इज नॉट द करेक्ट पॉलिसी टू टेक द इकोनॉमी फॉरवर्ड. मेरा ऐसा ख्याल है. आई डोंट नो अबाउट यू. मेरे ख्याल से स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक एसईसीपी को वाज़ेह नोटिस देना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज की जो ग्रोथ है, it is not consistent with the GDP growth and the economic indicators of this country. Therefore, small investors are told to be extra prudent. इसमें कोई ऐब या बुराई नहीं है अगर ये चीज बोली जाए. जी देखिए वो वहां से तो नहीं आता, लेकिन मैं तो हर रोज मीडिया में होता हूं, तो मैं तो हर जगह ये बोलता हूं कि ये जो ढंढोरा है कि इकोनॉमी बहुत तेजी से अच्छी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है. अभी एक हमारे दोस्त है अशफाक तोला ने, उसने कहा कि अगर एफबीआर ने बहुत ज्यादा प्रेशर दिया तो यहाँ 325 रुपए का डॉलर हो जाएगा. आप समझ रहे हो मैं वो क्या इंडिकेट करना चाह रहा था? मैं समझ गया. ठीक है. दूसरा जो आप एफबीआर की वो गाड़ी का जो स्कैंडल हुआ है, ये जो नई गाड़ियां इनको दी गई हैं, ये मिसयूज हो रही है कि कई जगह पर हम देखते हैं कि उनके बच्चे रेस्टोरेंट में खाना खाने ये गाड़ियां चला रहे हैं. तो पहले पुलिस वालों की गाड़ियां भी ये चलती थी. हमने तो कितनी पुलिस वालों की गाड़ियां देखी है जिसमें 4 पहिया जा रही होती हैं, कभी क्या जा रहा होता है, कभी क्या जा रहा होता है, और हम मुस्कुरा कर साइड पर गाड़ी कर देते हैं क्योंकि वो सायरन भी बजाते हैं कि 4 पाई पहले जल्दी चली जाए, ये ना हो. गमले जा रहे होते हैं. तो ये सब तो पाकिस्तान का वो एक बर्थ राइट हो गया है. तीसरा ये कि आप ये सोचो कि वो एफबीआर का जो अभी कराची चेंबर ने एक स्टैंड लिया, वो स्टैंड कितना लिया, जिसमें कराची चेंबर के प्रेसिडेंट को ये बोलना पड़ा कि एफबीआर के चेयरमैन ने ये कहा है कि हम बिजनेसमैन से निचोड़ कर टैक्स निकलवाएंगे. ये वर्ड यूज किया है. नहीं सर, अभी तो ऐसी माफिया मांगी है, यकीन करें ऐसी माफिया मांगी है, बिल्कुल जैसे दुल्हन का बाप जहेज ना देने के ऊपर जिस तरह दूल्हे वालों से माफिया मांग रहा होता है ना, ऐसी माफिया मांगी है बिजनेस कम्युनिटी ने, हाथ जोड़ जोड़ के. बेटी ब्याने के लिए आपने देखा होगा ना, कभी कभार जहेज कम हो जाता है, तो वैसे जैसे दुल्हन का बाप माफिया मांगता है ना, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के, वैसे बिजनेस कम्युनिटी ने माफिया मांगी. जी नहीं तो फिर इसी ने क्रिएट किया ना कि डायरेक्ट जाना पड़ रहा है लोगों को, और फिर वहां से मैसेज आता है एफबीआर के चेयरमैन को कि ऐसी बातें ना करें, ऐसा नहीं करें. एटीट्यूड मैं हर बजट के सेशंस में यही बोलता हूँ, जब वो कहते हैं इस बजट में सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई होगी, मैंने कहा सबसे ज्यादा खुशी आज से 10 साल से पहले अभी तक पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा खुशी नॉन फाइलर्स को होती है, क्योंकि ये जो हाथ जोड़ना पड़ रहा है ना, उनको तो कुछ भी करना नहीं पड़ता है. वो तो बैठे हुए हैं, वो तो मुस्कुराते रहते हैं. कोई भी काउंटर करते हैं तो वो उसके काउंटर आ जाते हैं. अब 2500 रुपए में वो टैक्स पेयर बन जाते हैं. वो कोई कंट्रीब्यूट थोड़ी कर रहे हैं कि भाई इकोनॉमी में टैक्स बढ़कर दे रहे हो, या कोई एग्रीकल्चर का टैक्स दे रहा हो, या कोई अपनी लेविश गाड़ी का टैक्सेशन दे रहा. वो तो कुछ भी नहीं दे रहे. तो अपना जो ये नॉन फाइलर जो फाइलर बने हैं, उनका भी तो कंट्रीब्यूशन कोई देखिए कि इस 2 साल में जो फाइलर बने हैं उन्होंने क्या पेमेंट किया. भाई कोई 50 साल से फाइलर है, परदादी के टाइम से फाइलर है, उसका कंट्रीब्यूशन देखो, और ये जो नॉन फाइलर जो फाइलर बने उनका कंट्रीब्यूशन देखो, जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा. तो इस तरह का चीजों की रिसर्च और ये इस तरह के स्टेटमेंट और इस तरह की टक्करबाजी इकोनॉमी के लिए खराब है. अच्छा, ऐसे ही जस्ट फॉर माय ओन, अब दिस इज जस्ट जिसे आप कहें मुझे तंग कर रही है ये बात, मुझे छेड़ रही है. कितना ज़्यादा ऑडिट या जिसे आप कहें बारीकी से कंपनीज़ के रिकॉर्ड्स को देखा जा रहा है जो कि रजिस्टर्ड और लिस्टेड कंपनीज़ हैं, इन ऑर्डर टू डिटर्मिन दैट दे आर डिक्लेयरिंग देयर प्रॉफिट्स करेक्टली और नॉट. क्योंकि देखें इस वक्त फोकस ये होना चाहिए कि कंपनी परफॉर्मेंस जो है हाउ जेन्युइन इट इज़ एंड हाउ ट्रांसपेरेंट इट इज़. तो पहले तो मुझे याद है कि एसईसीपी इस पर बड़ा वक्त स्पेंड करती थी, लेकिन काफ़ी अरसे से हमने इसके मुतालिक कुछ सुना नहीं है. तो हाउ क्लोजली आर दे लुकिंग एट द रिजल्ट्स ऑफ कंपनीज एंड इज इट विद इन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू सो? दैट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी. इज इट डोमेन में नहीं, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो लिस्टेड कंपनियां में आ रहे हैं उनके बुक्स सही हों, ग्रीन प्रोजेक्ट हो ग्रीनफील्ड का, ये सब देखना है. लेकिन ऐसी ऐसी मैसिव मिस्टेक्स होती हैं कि हाथ पहुंच जाते हैं. इससे मौतें हुई हैं, आपको पता है. एक टेक्सटाइल आई
जिसने डिक्लेयर किया हुआ था लिस्टिंग में कि उसके ऊपर कहीं से कोई कर्जा नहीं है। शेयर का भाव हो गया 19-20 रुपया। स्टॉक में एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया, अपनी तमाम पूंजी लगा दी। फिर पता चला कि एक बहुत बड़ी बैंक है जिसका मुआवजे से उसका प्रेसिडेंट बच गया है। उस टाइम तो नहीं था प्रेसिडेंट ही है। तो वो अपना उसका कर्जा था इस पर, अब फड़ाक करके 20 रुपए का हो गया सीधा 8 रुपया। अच्छा, वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। जो इन्वेस्टर था, यंग लड़का था, उसको हार्ट अटैक हुआ एंड ही डाइड इन स्टॉक एक्सचेंज। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे उम्मीद है कि आगे हुकूमत इस पर बहुत एहतियात करेगी और मेरे ख्याल से इट्स टाइम दे ओपन देयर आइज़। ये वक्त बदलते रहते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ वक्त बड़े बुरे तरीके से बदलेगा। यही प्रोग्राम था नाजरीन, यही प्रोग्राम था। 6 साल पहले की बात थी। मैंने प्रोग्राम के दौरान आप लोगों को ये बात बोली कि सदर जरदारी साहब जो हैं ये अगले सदर होंगे, जरदारी साहब अगले सदर होंगे पाकिस्तान के। लोगों ने मेरी बात हंसी में उड़ा दी। मेरे फाजिल मेहमान मुझे कहने लगे कि जरदारी साहब की सेहत इतनी अच्छी नहीं है, सियासत तो दूर की बात, आम जिंदगी भी शायद वो जो आम काम है वो नहीं कर पाते। मैंने कहा मेरी बात आप नोट कर लें, अगले सदर जरदारी साहब होंगे। और नाजरीन, नौजुबिल्ला गैब का इल्म मेरे पास नहीं, सदर जरदारी साहब है। ये डायलॉग ऐसा नहीं है कि नाजरीन लोगों को भूल गया हो। हर बिजनेसमैन जो प्रोग्राम देखता है वो मुझे आकर यही कहता है कि अली भाई आपने सही कहा था। लोग कहते थे नवाज शरीफ साहब का सियासी कैरियर आगे नहीं जाएगा। मैंने उसी दिन कहा कि जिस दिन आपको याद होगा जहाज़ पर खैर और आफियत के साथ जनाब नवाज शरीफ साहब मुल्क से जा रहे थे, तब जब गए थे पीटीआई का दौर था, मैंने कहा ये वापस भी आएंगे, इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी बनेंगे। वापस भी आए हैं और डी फैक्टो वज़ीर आज़म, आप माने या ना माने, उस पार्टी के कायद ज़रूर हैं जिस पार्टी का वज़ीर आज़म अभी बना हुआ है। बदलता है वक्त आसमां कैसे कैसे, हालात वाक़यात को देख के चलो, हमेशा सच और हक़ के साथ चलो, सच और हक़ हमेशा कायम रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।